जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने 1915 से शुरू किया था। 1915 से मतलब हम लोग दक्षिण अफ्रीका से जब भारत में गांधी जी का आगमन हुआ था तब से हमने पढ़ना आरंभ कर दिया था। ठीक है, तो देखो बाबू, गांधी जी 1915 में आए। इसके बाद 1916 में बीएचयू के स्थापना में लखनऊ अधिवेशन में गए। इसके बाद उन्होंने बिहार के चंपारण सत्याग्रह जो 3 कठिया नील प्रथा को बंद किया। इसके बाद क्या किया, खेड़ा आंदोलन जो गुजरात के लिए था। इसके बाद गुजरात मिल कपड़ों मिल आंदोलन किया, क्योंकि अगर गुजरात में जो कपड़ा मिल आंदोलन किया था क्योंकि उस समय प्लेग की बीमारी आ गई थी। प्लेग की बीमारी आने से इतना भयावह स्थिति था कि जैसे आप कोरोना अभी देख रहे हो अपने समय में, उससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति था। तो जब कंपनियां बंद हो गई थी तो मजदूर लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो मजदूरों के पास पैसे नहीं थे तो उस पैसे को उनका मतलब उन घर चलाने के लिए उन पैसे को ज़रूरत था। तो जब उनको ज़रूरत था पैसों के लिए तब क्या हुआ कि गांधी जी आंदोलन किए, क्योंकि कंपनी वाले पैसे नहीं दे रहे थे, मिल वाले तो पैसे नहीं दे रहे थे तो आंदोलन किया। उसमें 35% भत्ता मजदूरों को मिला। तो आज हम लोग रॉलेट एक्ट से शुरू करेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, 10th 12th एसएससी ये सब कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, रॉलेट एक्ट कब आया। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में। कब आया? 1919 में रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट होता क्या है? रॉलेट एक्ट वैसा एक्ट था जिसमें ना कोई अपील ना कोई दलील, सीधा आपको जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब कि आप पे अगर सरकार या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे शक करते और शक के आधार पे आपको 2 साल के जेल दे दिया जाता था। क्या दे दिया जाता था? जेल। 2 साल का जेल उनको दे दिया जाता था। ठीक है, रॉलेट एक्ट यही था रॉलेट एक्ट। और इसके बाद में क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट तो आप देखे हो, ये कानून को क्या कहा जाता था? काला कानून। 10वीं क्लास में ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अंग्रेजों का कानून है जिसको काला कानून कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को काला कानून। ठीक है, काला कानून किसको कहते हैं? रॉलेट एक्ट को कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ना कोई अपील और ना ही कोई दलील। मतलब कि सोचिए आपने कुछ किया नहीं। ठीक है, आपने कुछ किया नहीं और आपने जब कुछ किया ही नहीं तो आपको तो सज़ा मिलना नहीं चाहिए। जब सज़ा आपको नहीं मिलना चाहिए तो सरकार को लगा या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे उनको लगा कि इसको जेल में डालना चाहिए। इसके वजह से आंदोलन विकराल रूप ले रहा है। जब विकराल रूप ले रहा है तो इसको क्या किया जाए? जेल में डाल दिया जाए। तो ऐसे कई बार कर दिया चुका था। कई लोगों को, भगत सिंह को इसके तरफ भी सजा दिया गया था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट को काला कानून करके ख़त्म किया गया। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट को ख़त्म कब किया गया था? 1919 के 20 के आसपास ख़त्म किया गया था। रॉलेट एक्ट के बाद आप जब पढ़ते हो जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड बाबू अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर को बाबू 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसको गोल्डन सिटी कहते हैं। गोल्डन सिटी या गोल्डन टेम्पल। गोल्डन सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे गोल्डन टेम्पल। ठीक है, तो ये कंपटीशन में 1 नंबर का सवाल आता है, जनरल कंपटीशन में। तो अमृतसर में आपने सुना होगा कि जलियांवाला हत्याकांड कांड हुआ। जलियांवाला हत्याकांड कांड में हुआ था 1500 के अराउंड गोली चलाया गया था, मतलब बुलेट, जिसको 1500 अराउंड, उसमें कई लोग निर्दोष मारे गए थे। जब जलियांवाला हत्याकांड के पहले गांधी जी पंजाब जा रहे थे, मतलब अमृतसर जा रहे थे इसमें सम्मिलित होना, जो उनके एक सम्मेलन था। तो सम्मेलन में जब सम्मिलित होने जा रहे थे
तो उसके बीच में गांधी जी को क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर बीच में जाने से पहले उनको क्या किया गया, गिरफ्तार। जब वो गिरफ्तार हो गए तो क्या हुआ कि पूरे देश में मतलब हल्ला हो गया कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो फिर उनको छोड़ दिया गया। अब जनरल डायर ने क्या किया, जब सम्मेलन हुआ तो जनरल डायर ने कहा कि जो भी ये उस सम्मेलन में शामिल है, जो भी वो मैदान या ग्राउंड में शामिल है उस पर गोली चला दो, उस पर गोली चला दो। ठीक है, गोली चला दो। अब गोली चलाने हुआ तो इसका गोली चलाने के बाद कई लोगों का मौत हो गया था। आज भी आप जाओगे वहाँ पे देखोगे तो गोलियों का बुलेट का निशान है। ठीक है, बुलेट का निशान है। तो बुलेट का निशान है तो क्या हुआ कि बुलेट के नुकसान पे है। तो आज भी हम जाते हैं जब अमृतसर पंजाब में है तो वहाँ यह देखते हैं कि हमारे लोग किस तरह से जूझ कर लड़ के आज़ादी पाए थे। बाबू, हम आज़ादी का मूल्य समझ नहीं पाते हैं। हमें इससे समझना चाहिए कि प्राण देकर भी लोगों ने हमें आज़ादी दिलवाया है, और आज हम कहते हैं कि आज़ादी है नहीं हमारे पास, आज़ादी के लिए लड़ते नहीं, किसी के प्रति बोलते नहीं हैं। आपके पास तो पढ़ने का भी आज़ादी है, लेकिन आप उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और आप इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हो तो आप कॉपी किताब खोल लो, लिखना शुरू कर दो, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आना है, कहीं और से क्वेश्चन नहीं आएगा। मेरा ऑफलाइन 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, तो क्वेश्चन यहीं से टपकेगा। अब देखिए, जब इसको किया तब इसको करने के लिए कांग्रेस ने विरोध कर दिया। कांग्रेस ने क्या किया, विरोध यह किया कि आपने किस आधार पर गोली चलवाया है, क्योंकि अपने देश में अपने लोगों के हक के लिए क्या कोई हम संगठन नहीं बना सकते हैं, कोई कमेटी नहीं कर सकते हैं, कोई संघ नहीं चला सकते हैं। ये सब तो अधिकार होना चाहिए हम लोगों के पास, क्योंकि जब मोनार्की हमारे यहाँ था, मोनार्की का हिंदी होता है बाबू राजतंत्र, तो जब हमारे यहाँ मोनार्की था तो ऐसा तो हमारे छूट राजा दिया करते थे। लेकिन अब जब ब्रिटिश आए, और ब्रिटिश में जब उस समय ही कहा जाता था कि वहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी होता था, लेकिन वहाँ पे मेनली प्रॉपर तरीके से कौन शासन करता था, रानी करती थी। कौन करता था, रानी किया करती थी। तो रानी करती थी। जब इसको जांच करने के लिए किसको, जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला हत्या। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल बाबू, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो इसको मतलब निंदा किया, जितने भी देश में कांग्रेस वाले लोग तो क्या किया, निंदा किया। जब निंदा इसको किया तो उनको लगा कि हम एक कमेटी को गठन करते हैं, मतलब जांच समिति। जांच समिति का क्या नाम था बाबू, हंटर आयोग। जांच समिति का क्या नाम था, हंटर आयोग, हंटर आयोग। मेनली मुझे ये लगता है कि 10th क्लास के एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन 12th क्लास में आप पढ़ोगे तो ये आपको मिलेगा। और जो एसएससी ये सब का तैयारी करते हैं उनके लिए मेनली है। कौन सा गठन हुआ था, हंटर आयोग। हंटर आयोग ने, अब एक बात बताओ बाबू, कि जब किसी का लड़का गलती कर देता है तो क्या बाप कहता है दूसरे के सामने कि मेरा गलती बेटा किया है, नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा तो शरीफ है, ठीक है, जिलेबी की तरह, ठीक है ना। तो इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जब हंटर आयोग का गठन किया, अब इसी से दुखी होकर गांधी जी को कैसरे हिंद का उपाधि दिया गया था। मतलब इसके पहले कैसरे हिंद का उपाधि दिया गया था। तो गांधी जी ने इससे दुखी होकर क्या किया, कैसरे हिंद की उपाधि जो था, उपाधि जो ब्रिटिश सरकार इनको दी थी उसको लौटा दिया। क्या किया, लौटा दिया। अब आपके मन में होता होगा कि हंटर आयोग का तो गठन किया गया, तो भैया इसका हुआ क्या।
हंटर आयोग ने जांच किया और जांच करके यह कानून बता दिया गया, इतना गलत किया गया बाबू, इतना गलत कि कह नहीं सकते हैं। कहा गया कि वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया हुआ था। क्या? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है बाबू? मार्शल लॉ वह लॉ होता है जहाँ पे आर्मी अपना नेतृत्व करती है, अपना संगठन चलाती है। संगठन मतलब क्या क्या कहें आपको, एक तरह से मान लो कि उनका राज्य चलता है, उनका शासन वहाँ पे चलता है, तो वो क्या होता है? मार्शल लॉ में होता है। किस में होता है? मार्शल लॉ। मार्शल गाड़ी मत समझ लेना बाबू, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में किसका होता है? सैनिक का शासन होता है। किसका? आर्मी का शासन होता है। आर्मी, आर्मी मतलब ये नहीं कि जो थल सेना वाले हैं, आर्मी मतलब सेना होता है, ठीक है? आर्मी मतलब सेना होता है, तो आर्मी का वहाँ पे शासन होगा। ये कौन कहा? हंटर आयोग ने कहा कि आर्मी का शासन था। तो इस आयोग जो मार्शल लॉ होता है, इसमें क्या होता है कि आप एक जगह 3 लोगों से ज़्यादा नहीं रह सकते हो। एक जगह एक ग्रुप में 3 लोगों से ज़्यादा नहीं चलोगे। अगर आप चल रहे हो, अभी भी हमारे देश में जैसे 144 धारा नाम सुनते हो, तो 144 धारा में यह कहा गया है कि 144 धारा जिस जिले में या जिस क्षेत्र में लगा हुआ है और 4 लोग अगर एक साथ है तो उनको उठा के जेल में डाला जा सकता है। तो उसी प्रकार से मार्शल लॉ होता है कि अगर 4 लोग अब एक जगह शामिल हो जाओगे, ग्रुप बना लोगे, तो आपको उठा लिया जाएगा। तो इसी में कहा गया कि हंटर आयोग के द्वारा कि मार्शल लॉ लगा हुआ था और वहाँ के लोग उपद्रव कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। तो उपद्रव वहाँ पे कोई कर नहीं रहा था। इसने अपने बचाव में, जनरल डायर के बचाव में इसने ये बातें कही थी। ये आपको एनसीईआरटी में 10th में नहीं मिलेगा, 12th के एनसीईआरटी में मिल सकता है, या फिर आप पीसीएस का तैयारी करोगे तो ये मिलेगा आपको, ठीक है? तो आपने इतना देखा। हंटर आयोग सबसे मेन पॉइंट जो एक एक नंबर वाले, जैसे ग्रुप डी ये सब वाले हैं, तो कैसरी हिंद के उपाधि कब लौटाए गांधी जी ने? 1919 में। कब से? जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला हत्या बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड कांड हुआ था, ठीक है? गोली क्यों चलाया गया था? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, ठीक है? अब क्या होता है? काला कानून किसके कहते हैं? रॉलेट एक्ट के। रॉलेट एक्ट क्या, कौन सा कानून था? ना कोई अपील, ना कोई दलील, आपके पक्ष में कोई वकील नहीं हो सकता है, आप अपने कानून केस को नहीं लड़ सकते हो। आज भी हमारे यहाँ होता है, जिसको नाम हॉबियस कॉर्पस कहते हैं। हॉबियस कॉर्पस अनुच्छेद 21 जब पढ़ते हो, अनुच्छेद 21 के क में और इंग्लिश में 21 आर्टिकल ए में क्या कहा जाता है? ये कहा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या ख में है मतलब बी में है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति को अगर लगेगा कि सरकार को लगेगा कि ये देश के विरोध में कार्य कर रहा है, तो उसको, या फिर उससे उपद्रव हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा, या फिर हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा। जैसे कि 370 धारा और 35 आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर में, इसी के तहत उनको उठा के गिरफ्तार किया गया था। जैसे महबूबा मुफ्ती ये सब जो थे, इनको डाला गया था, ठीक है? तो आपको ये रॉलेट एक्ट समझ में आ गया होगा। सारे लोग अगर आपको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, सारे लोग अगर समझ में आ रहा है तो शेयर भी किया करिए, आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि आपने अगर इसको शेयर किया, अगर मुझे अच्छा लगा कि आप परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं और ये लग रहा है कि आपके भैया भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो शेयर किया कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल हाई हो। चलिए इसको हम रफ कर लेते हैं। इसके बाद रॉलेट एक्ट के बाद क्या होगा, हम क्या पढ़ेंगे? असहयोग आंदोलन। बाबू आप जितना स्टार लगाना है स्टार लगा लीजिए, क्योंकि असहयोग आंदोलन ऐसा क्वेश्चन है कि 10th या 12th में हर 1-2 साल पे ये आता है, मतलब लिखित है ये। जितना बार रिपीट करना है कर लीजिए। असहयोग आंदोलन से कोई सा भी पेपर होता है उसमें 1 या 2 नंबर क्या जरूर आता है, ठीक है? तो असहयोग आंदोलन देखते हैं, असहयोग आंदोलन क्या था। दिख रहा था सब लिखा हुआ, क्या नहीं दिख रहा था? देखिए हम लोग अब नए पेज पे आ चुके हैं। रॉलेट एक्ट हमने अभी पढ़ लिया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे। क्या? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन।
देखो बाबू, खिलाफत आंदोलन जो हुआ वो कब हुआ? नवंबर 1919 में, नवंबर 1919। किसके नेतृत्व में हुआ? गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में? गांधी जी, गांधी जी, ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। अब देखिए गांधी जी के नेतृत्व में क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन का मतलब क्या था? अंग्रेजों के खिलाफ जाना, अंग्रेजों का मदद नहीं करना। देखिए हम लोग 1919 गांधी जी, ठीक है, पढ़ रहे हैं कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। अब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया बाबू, ठीक है, ये शुरू हुआ था किनकी अध्यक्षता में? गांधी जी की अध्यक्षता में। ठीक इसके 1 साल बाद बाबू, क्योंकि 2 महीने बाद क्या शुरू हो गया? 1920। क्या हो गया? 20। यहीं पे कंपटीशन वाले को कंफ्यूज किया जाता है बाबू। क्या कंफ्यूज किया जाता है? उधर से कुत्ता भी बोल रहा है कि कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज क्या किया जाता है कि असहयोग आंदोलन जो हुआ, असहयोग, देखिए मैं इसी बातों से 10वीं क्लास को 3 नंबर दिलवा दूंगा, ठीक है, कि असहयोग, इसी का बस आप अर्थ निकालिए। असहयोग मतलब अ को अगर हम हटा देते क्या होता है? सहयोग। अब अ को लगा दिए तो क्या हो गया? असहयोग मतलब मदद नहीं करना, मदद नहीं करना, नहीं करना। अब तुम कहोगे कि भैया हम ये लिख देंगे तो 3 नंबर हमको मिल जाएगा। पेपर वाले, जांच करने वाले तो इतने नहीं है कि दे देंगे तुमको इस लाइन पे देख कर मदद नहीं करना। अंग्रेज मदद हम किस तरह से नहीं कर सकते थे? कई प्रकार से। मैं बोलूँ तो 10 प्रकार भी बांट सकता हूँ, लेकिन जितना अति आवश्यक है वो देखिए। आर्थिक रूप से आप लिख सकते हो, आर्थिक रूप से मदद नहीं करना। आर्थिक रूप क्या होता है? आर्थिक, आर्थिक रूप से मदद नहीं करना, नहीं करना, करना, सॉरी, इसको मदद कर लिख देना, त के जगह पे द लिख लेना, मदद नहीं करना, ठीक है। मदद नहीं करना, आर्थिक रूप से मदद नहीं करना। अब देखिए आर्थिक रूप से मदद नहीं करना मतलब क्या है? कि हम उनके कंपनियां जो है उसमें काम नहीं करेंगे, उनका जो स्कूल है उसमें हम नहीं जाएंगे, उनका जो कॉलेज है उनमें हम नहीं जाएंगे, उनका जो कोर्ट है उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या था कि इसके प्रति विरोध में जाना, और क्या था कि जो उन्होंने कानून बनाया है उसके विरोध में जाना, ठीक है। तो ये सब का क्या था? विरोध करना था। क्या था? विरोध करना। अब इस विरोध के लिए आप इतना लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा? जैसे कि यहाँ पे लिख लेना विरोध कैसे, जैसे यहाँ पे लिखकर, जैसे स्कूल, कॉलेज, कंपनी, ये सब आप लिखते जाओगे तो आपको 3 नंबर के लायक बन जाओगे। अब हम लोग आते हैं 1920, क्या होता है? दिसंबर 1920 में, दिसंबर 1920 में नागपुर से, नागपुर सम्मेलन से, नागपुर सम्मेलन। अब देखिए एसएससी और एमटीएससी के एग्जाम में पूछ दिया सवाल, क्या पूछा है कि जो असहयोग आंदोलन आरंभ कहाँ से हुआ था? तो महाराष्ट्र में नागपुर स्थान है जहाँ पे संतरा बहुत फेमस है। क्या है? संतरा बहुत फेमस है। वहीं पे क्या है कि 1920 में नागपुर से गांधी जी के नेतृत्व में, ये भी गांधी जी के नेतृत्व में ही हुआ था। तो गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन हुआ दिसंबर 1920, यानी 1 महीना पहले। इसीलिए कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि 1920 या 1921। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या मारना है? 1920। क्या मारना है? 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। ये गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। अब ये अंत कैसे हुआ? अंत भी गांधी जी के सलाह से हुआ था, गांधी जी के करने पे, क्योंकि जो चीज़ का शुरुआत
जो इंसान करता है वही अंत भी कर सकता है। लेकिन ये धारणा हमारी गलत भी हो सकती है। मान लीजिए कोई युद्ध कर रहा है और किसी पहले पक्ष वाले ने युद्ध आरंभ कर दिया, क्या पता दूसरे पक्ष वाले उस पर विजय पा ले और अंत वो कर देगा। क्योंकि अंत कब होता है, या तो आप पराधीनता स्वीकार कर लीजिए, मतलब उसके शरण में चल जाइए, या तो फिर आपका वध कर दे, ठीक है। तो उसके बाद होता है। तो अब इसको अंत कैसे किया गया, असहयोग आंदोलन का अंत। अब देखिए असहयोग आंदोलन का अंत, आप गोरखपुर को जानते होंगे, क्योंकि गोरखपुर जब आप जान रहे बाबू तो यूपी में एक गोरखपुर जिला है जहाँ के बाबा योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर जिला के हैं। वहीं पे एक जगह है गोरखपुर में चौरा चौरी नामक एक जगह है जहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, थाना। क्या थाना। तो उस समय की जब बात हम लोग असहयोग आंदोलन, तो 1922 में असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो 1922 में असहयोग आंदोलन चल रहा था फरवरी में। कब? 4 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन चौरा चौरी में चल रहा था। इस समय किसान लोग बहुत अत्यधिक मात्रा में एकजुट हुए थे, भीड़ लगाए हुए थे, ठीक है। तो भीड़ लगाए हुए थे। उस समय क्या होगा कि जो पुलिस वहाँ पे थी, प्रशासन बल जो थी, वो भीड़ पर हमला कर दी, लाठी गोली चला दिया और भीड़ क्या हो गया, उल्टा उन पे टूट गया। जब भीड़ उन पे उल्टा टूट गया तो क्या हुआ कि वो भीड़ संभाल नहीं पाई पुलिस वहाँ की। जब वो भीड़ संभाल नहीं पाई तो पुलिसों को खदेड़ कर चौरा चौरी जेल में भेज दिया। और जब भेज दिया तो यहाँ पे एक थाना इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन का मालिक एक तरह से कहा जा सकता है। जैसे कि अभी बिहार यूपी में जिनको दरोगा कहा जाता है या पटवारी कहा जाता है, ठीक है। तो थाना इंचार्ज और 11 हवलदार थे। 11 हवलदार, एज का मतलब हवलदार। 11 हवलदार थे, 21 हवलदार थे। 21 हवलदार और एक थाना इंचार्ज। इन सब ने अपने आप को क्या किया, सेल में बंद कर लिया। जब सेल में बंद कर लिया तो जो किसान लोग वहाँ की भीड़ गई, उनको देखी तो वो क्या कि बाहर से सेल को बंद कर दिया, मतलब जेल को, थाने को बंद कर दिया। और क्या किया, वो अंग्रेज का कहना था कि मैं ऑलरेडी पहले से ही अंदर बंद है हम लोग, तुम मूर्ख हो इंडियन भारतीय। तो इन्होंने क्या किया, किरोसिन तेल लाया और धर के किरोसिन तेल को डाल दिया जेल में, थाने में, और मार दिया सलाई मार दिया। 22 का फ्राई हो गया। 22 का फ्राई हो गया। उस समय असहयोग आंदोलन जो था एकदम परम शरण, जो बोलते हैं कि परम चरण सीमा पे है, वही परम चरण सीमा पे असहयोग आंदोलन था। तो जब गांधी जी ने रॉक्सिन और टोल्स्टॉय का बुक पढ़ा था 1907 एवं 1908 में, इन दोनों से गांधी जी ने यही सीखा था। एक से सीखा था भूख हड़ताल, दूसरे से क्या सीखा था, ये कि उग्र जब आंदोलन होगा तो वो आंदोलन सफल नहीं होगा। तो अब इन गांधी जी को लगा कि भैया ये आंदोलन तो पुलिसों को, अंग्रेजों को जला रहा है, तो ये आंदोलन सफल नहीं हो। 4 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा कर दिया कि ये आंदोलन को मैं वापस लेता हूँ। इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से नाराज थे। कह रहे थे कि अगर आपको बंद करना है तो बस चौरा चौरी में बंद कीजिए, गोरखपुर में बंद कीजिए, या तो पूरे उत्तर प्रदेश में बंद कीजिए, पूरे भारत में इसका बंद क्यों कर रहे हो। तो गांधी जी ने क्या किया, कहा कि नहीं, जब ये आंदोलन उग्र होगा, कोई भी आंदोलन उग्र होगा, वो सफल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए उन्हें गांधी जी ने क्या किया, इसको वापस ले लिया। क्या किया, वापस ले लिया। अब देखो बाबू, 1 महीना के बाद, मतलब 1 महीना 10 दिन के बाद मान लो अंग्रेज को मिल गया हवा। अब बूढ़ों को उठा लेना है। किसको उठा लेना है, गांधी जी को उठा लेना है। गांधी जी को उठा लेना है।
गांधी जी पे मुकदमा हुआ, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। क्या हुआ? गांधी जी पे मुकदमा हुआ, गांधी जी पे मुकदमा हुआ, मुकदमा हुआ। गांधी जी पे मुकदमा 10 मार्च को हुआ था, 10 मार्च 1922। गांधी जी पे 10 मार्च 1922 को मुकदमा हुआ, ठीक है। और कोर्ट में इनकी पेशी 18 मार्च की हुई थी और उस दिन इनको सजा सुना दिया गया कि गांधी जी को 6 साल का सजा होगा। लेकिन गांधी जी इतने आसान से जेल में रहने वाले नहीं थे। गांधी जी को 10 मार्च को जेल हो गया। 1922 18 मार्च को गांधी जी को 6 साल के लिए जेल का सजा सुना दिया गया, सजा सुना दिया गया, ठीक है। जेल का सजा सुना दिया गया। अब गांधी जी को 6 साल जेल में रहना था, लेकिन गांधी जी गिरफ्तार हुए तो बीमार पड़ गए थे। क्या हो गए थे? बीमार पड़ गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी बीमार नहीं पड़े थे, जानबूझकर बीमार हो गए थे, तबीयत खराब हो गए थे, कर लिए थे। क्यों? क्योंकि वो खाते नहीं थे, पीते नहीं थे। तो गांधी जी, एक दिन की बात है कि गांधी जी 6, 7 दिन, 8 दिन से खा नहीं रहे थे। तो गांधी जी उस दिन ऐसा लग रहे थे कि अब गांधी जी बचेंगे नहीं। वो 1924 की बात है। कब की बात है? 1924 की बात है। और वो डेट क्या था? 5 फरवरी। क्या था? देखो क्या संयोग है, आपको याद कैसे करना। 2 साल बाद 5 फरवरी, 4 फरवरी को चौरा चौरी कांड, 5 फरवरी 1924 को गांधी जी छूट गए थे। 5 फरवरी को क्या हुआ? गांधी जी अत्यधिक बीमार दिखने लगे, अत्यधिक बीमार लग रहे। जब गांधी जी को अंग्रेज लोग उठा रहे थे खाना खिलाने के लिए, तो गांधी जी उठ नहीं रहे थे, गिर जा रहे थे। तो जब गिर जा रहे थे तो अंग्रेजों को लगा ये गांधी जी मर जाएंगे। 1922 में तो भी 22 गो के भूंजा है। अगर ये बूढ़े मर जाएंगे जेल में तो कहीं पूरे देश में न भूंजे, हम लोग को खदेड़ नहीं दे। क्योंकि ज़्यादा अंग्रेजों का संख्या नहीं था बाबू भारत में, मात्र और मात्र 10,000 जनसंख्या था। कितना था? मात्र और मात्र 10,000। उनको खदरा जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं था। और आज हम कहते, क्या कहते बाबू, कि गांधी जी ये हैं वो हैं। गांधी जी को सही से आप पढ़िए तब आप बनिएगा। गांधी जी के बदौलत अपना देश आज़ाद हुआ है, ये मानो या नहीं मानो। लेकिन जब आप पढ़ोगे सही से, अपना मंतव्य स्थिर रख के आप पढ़ोगे, किसी का पक्ष नहीं लेकर पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा गांधी क्या थे। गांधी बनना आसान नहीं। गांधी मतलब तपस्या, गांधी मतलब सोच। आप जो आज ये जानते हो, जो दलित जिनको कहते हैं, दलित का अधिकार दिलवाने वाले कौन थे? गांधी जी। इसी चैप्टर में भी मैं पढ़ाऊंगा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 1932 में हुआ। 1932 में पूना पैक्ट में जो दलित हैं उनको दलित गांधी जी ने कहा। जैसे कि ये डोम जाति से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इन दोनों के बीच में संवाद हुआ था, इसके बीच में पूना पैक्ट बना था। पूना पैक्ट में ही ये दलितों को क्या कहा गांधी जी ने? हरिजन कहा। क्या कहा? हरिजन कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1-2 पीसीएस में मैं देखा हूँ कि क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये कहा। अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि उन लोगों को मान सम्मान दिलवाया। हरिजन, हरिजन का मतलब आप समझते हो? हरि के समान, मतलब हरि के जो जन है। हरि किसे कहा जाता है? श्री रामचंद्र को, प्रभु को कहा जाता है हरि। तो हरि के समान थे। अब देखो, तो 5 फरवरी 1905 को अत्यधिक बीमार होने से गांधी जी को जेल से उन लोगों ने छोड़ दिया, रिहा कर दिया। रिहा क्या किया था? उठा के बाहर उनको रख दिया था। गांधी जी निकल गए। क्या किया? गांधी जी निकल गए। तो गांधी जी 1924 में ही बेंगलोर अधिवेशन में जाके कांग्रेस, बेंगलोर में जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था उसमें शामिल ले लिए और कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पूरे देश में हल्ला हो गया, गांधी जी छूट गए। पूरा देश खुशी मना रहा था, क्योंकि गांधी जी छोटे मोटे इंसान नहीं थे। जो
ये गांधी जी का से ही संकल्प था देश में कि हमारा देश आजाद कोई करवाएगा तो कौन करवाएगा, गांधी जी करवाएंगे बाबू। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, गांधी दास पैक्ट। क्या पढ़ेंगे, गांधी दास पैक्ट। तो इसको मैं रफ कर लेता हूं। तो चलिए हम अब आ गए हैं नए से पेज पे। प्यारा सा चैनल आपका बिंदास विथ मैथ, और हमारा बैच का नाम है प्रयास। ये आपको भी करना है, क्योंकि मैं 10th क्लास को कहना चाहता हूँ कि आपका ये बोर्ड में प्रथम प्रयास है। तो आप भी प्रयास करिए, और मैं आपके साथ प्रयास कर ही रहा हूँ। हमारी टीम आपके साथ लगी हुई है, हम लोग आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप भी अपना अच्छा काम करिए, क्योंकि आप अपने पापा से कभी अपना उनका सपना पूछना कि आपको क्या बनते हुए वो देखना चाहते हैं। किसी के पापा चाहते हो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसी के पापा ये भी चाहते होंगे कि छोटा मोटा भी सरकारी नौकरी कर ले। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ये हंसने वाली बात नहीं है भाई, ये बात है रियल में, जीवन की लाइफ की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग इसको देखोगे तो देखिए, इसके लिए मैं क्या पढ़ना है, सबसे पहले 10th क्लास पास करना है। क्या करना है, 10th क्लास पास करना है। इसके बाद दूसरा चरण जो है 12th क्लास। अगर बाबू आप 6th क्लास से 12th क्लास आप सही से पढ़ लेते हो ना बाबू, तो आपका जीवन बहुत अच्छा जाएगा। आपके लिए कोई सरकारी नौकरी मतलब तुच्छ का बराबर होगा। क्या होगा, सरकारी नौकरी तुच्छ के बराबर होगा। आप उसको न के बराबर समझोगे, मतलब वो कुछ होगा नहीं। आप पहला अटेम्प्ट दोगे और उसको निकाल लोगे। बस इसको पढ़ के जाओ सही से। और जो बच्चे आर्ट्स लेके, खासकर मैं बिहार के बच्चों को कहना चाहता हूँ, यूपी वाले बच्चों को, कि आर्ट को आप कमज़ोर समझते हो। पागल, तुम इसको पढ़ लोगे ना आर्ट को, 10th से 12th वाला जो होता है, किसी की हिम्मत नहीं है कि तुमसे वाद विवाद कर सके। लेकिन तुम सही से पढ़ो, उसका संज्ञा सही से निकालो, उस संज्ञा के सही से सदुपयोग करो। अब ये नहीं कि ऐसे ही उसको देख लिया छोड़ दिया। आप क्या लेते हो, गाइड लेते हो, उसे रटना शुरू कर दिया, इसका आंसर ये हो गया। सही से समझो, तर्कपूर्ण समझो। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना, देखिए, स्थापना, किसी भी चीज़ का स्थापना जो होता है, मूल्य उद्देश्य मैक्सिमम चीज़ें का होता है कि अपना विस्तार करे। क्या करे, विस्तार करे, और लोगों को फायदा पहुंचा, प्रॉफिट पहुंचाए। तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना हुआ था बाबू, वो 1924 में हुआ था। कब हुआ था, 1924 में। मैं एक दिन क्लास लूँगा, उसमें सारे पार्टियों का स्थापना बताऊंगा, क्योंकि आपके जनरल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि ये पार्टी का स्थापना कब हुआ, ये इस पार्टी का स्थापना कब हुआ। जैसे कि मैं आपको गद्दर पार्टी का स्थापना नहीं बताया हूँ, जो गद्दर पार्टी का होता है बिहार बोर्ड का, मुझे भी याद है कि जब मैं पेपर दे रहा था तो गद्दर पार्टी का स्थापना पूछा गया था। गद्दर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, 1913 में उन्होंने किया था, 1913 में। भगत सिंह भी उससे प्रभावित थे, गद्दर पार्टी से। ठीक है, तो देखिए, जो इसका मंतव्य था इस पार्टी का मंतव्य यह था, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हम अपने राष्ट्र में, अपने मन से, अपने दम पर जिएंगे। हम खुद में एक राष्ट्र है, अपने खुद में एक स्वतंत्र है। हर एक आदमी अपने में एक क्षेत्र है, एक देश है, एक राज्य है। संघर्ष तो सभी को करना पड़ता है यार, तुम भी संघर्ष करो। राम को संघर्ष करना पड़ा, कृष्ण को संघर्ष करना पड़ा, शिवाजी को संघर्ष करना पड़ा, महाराणा प्रताप को संघर्ष करना पड़ा, बाबर को संघर्ष करना पड़ा। अगर बाबर ने अपना साम्राज्य फैलाया तो ऐसे थोड़ी सब फैला दिया भाई, उसने मेहनत किया है, संघर्ष किया है। अकबर को संघर्ष करना पड़ा, आदम खां को संघर्ष करना पड़ा, सबको संघर्ष करना पड़े। तो फिर हम लोग क्या है यार, हम लोग को तो संघर्ष करना पड़ेगा। भगवान जब धरती पे आए, उनको संघर्ष करना पड़ा, तो हम क्या है, हमें भी संघर्ष करना पड़ेगा। भगवान को भी भगवान बनने में संघर्ष का सहायता लेना पड़ा, तो आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, और आपका संघर्ष कुछ ज़्यादा नहीं है, मात्र 8 घंटा दिन का देना, 3-4 दिन, 3-4 साल, सॉरी 3-4 दिन नहीं, 3-4 साल, और आप एक अच्छे मुकाम पे हो जाओगे। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1924 में हुआ था, पूर्ण स्वराज के लिए हुआ था। ठीक है, पूर्ण स्वराज मतलब खुद का देश हो, सब कुछ हो। इसके बाद क्या हुआ, एक समाज का स्थापना करना। एक समाज
ऐसा हो कि जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हो, कोई भी लोग दुखी ना हो, किसी की चीज़ की कमी ना हो, सब कुछ हो। और क्या था, वितरण सामूहिक समझ। अब इसका एक कम्युनिस्ट में एक दिक्कत होता है कि सबको सामान्य रूप से पूंजी भी बांटना। जैसे हम बोलते हैं तो चाइना में भी कम्युनिस्टों की सरकार है। किसकी सरकार है? कम्युनिस्टों की। लेकिन चाइना जो है एक दलीय है। कौन सा है? एक दलीय। एक दलीय में क्या होता है कि जैसे हम अभी घर के बच्चे हैं तो हमारे घर में किनका चलता है? मम्मी पापा का चलता है। वैसे तो दिखाने के लिए पापा का चलता है, लेकिन मेन एचओडी जो होते हैं मम्मी ही होती है घर के, तो आप जानते ही हो। तो ये चलता है। तो इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? एक ही देश, एक देश में क्या होता है? एक राजा जैसा होता है कि जैसे एक दलीय है। एक दल का मतलब क्या होता है? उस दल का एक आदमी जो होगा वो क्या करेगा? राज्य करेगा। क्या करेगा? राज्य। राज्य मतलब शासन करेगा। शासन क्या करेगा? शासन। जो चाइना में अभी कम्युनिस्ट की सरकार है। कई दिनों से आप सुन रहे होंगे कि कौन से हैं? शी जिनपिंग ही वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। बम्बई अधिवेशन और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूना पैक्ट, इरविन और गांधी जी और इरविन के बीच में कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह को फांसी दिलवा दिया। उस पर मैं भी चर्चा करूँगा, आप लोग इंतजार कीजिएगा। इस वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया है, विलम्ब हो गया है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन मेरे ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे बिंदास विथ मैथ पे 8-9 क्लास पढ़े हुए हैं, जो आप लोग बार बार रिपीट करते रहिए, शेयर करते रहिए। और मैं यही आपसे विनती करता हूँ और आपसे विनती कर रहा हूँ और आपसे भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत करिए, बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स लाइए, 10th 12th सही से करिए। बाकी जो हमारे कंपटीशन वाले भाई वीडियो देखते होंगे उनके लिए भी इसमें बीच बीच में क्वेश्चन आता है और डीप नॉलेज आपको होगा तो आपसे क्वेश्चन कहीं नहीं छूटेगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।